हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमारा जो है एमपीपीएससी जो प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस कर रहे थे उसका सेकंड सेशन है। और इसमें हम 2019 का जो पेपर है उसमें फर्स्ट वाले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे के। इसी तरीके से 100 क्वेश्चंस को हम 5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है बच्चा आप क्वेश्चंस को समझे कि आखिर क्वेश्चंस का लेवल क्या था और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सोर्सेस क्या है। ठीक है, अगर आप कहीं पे पढ़ भी रहे हैं ना तो आप वहाँ पर ये चीज़ देखिए कि क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है, क्योंकि 2019 का पेपर 2020-21-22 में हुआ, 21 में हुआ पेपर वो। ठीक है, तो क्या जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई है या नहीं पढ़ाई गई है? क्योंकि एक एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट दोनों को ये समझना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर क्या था। अगर टीचर भी खुद पहले प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा एनालाइज करे कि आखिर पहले पेपर में क्या पूछा गया, आउट ऑफ द सिलेबस क्या चीज़ पूछी गई, और एज ए स्टूडेंट भी उसे ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में सिलेबस के अलावा कितने सारे क्वेश्चन जो है आउट ऑफ द सिलेबस पूछे गए हैं और उनको कहाँ से हम कवर कर सकते हैं। अगर ये दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों इस चीज़ को अगर अच्छे से लेके चले तो किसी भी एग्जाम को आसानी से वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप टीचर के भरोसे रहेंगे, टीचर ने जो पढ़ाया वही कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं पे तो आप ये इस बात का जरूर ध्यान रखें, पेपर को देखें, एनालाइज करें, समझे, और जहाँ पे पढ़ रहे हैं उन टीचर से डिस्कस करें कि सर ये वाली चीज़ें नहीं पढ़ाई गई जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई है। क्लियर है? मैं हमेशा से मेरा कोर्स जब भी मैं बोलता हूं कि आज रिलीज कर रहा हूं, मैं उसको 4-5 दिन बाद डिले कर देता हूं। क्यों डिले कर देता हूं? इसीलिए क्योंकि बच्चा पहले हम चीज़ों को समझ तो ले। मैं खुद भी चीज़ें समझता हूं कि आखिर ये क्वेश्चंस आया कहाँ से, किस बुक से या किस वेबसाइट से, कहाँ से ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा, इसका सोर्स, इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद आपके लिए कोर्स बनाता हूँ। तो अभी जहाँ तक कोर्स की बात है ना बच्चा, कोर्स की बात है, तो अब हमारा ये फाइनल हो चुका है कि अब जो है कोर्स जो है 15 सितंबर 2023 को फाइनली कोर्स आ रहा है। ये हमने क्या किया है, ये फाइनल किया है। क्योंकि आज 12 तारीख है, 13, 14, 15 5 दिन और है, 5 दिन में पूरा करवा दूंगा। और जो कोर्स होगा उसमें एग्रीकल्चर प्लस MPGK प्लस आपको कंप्यूटर सब मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ मिलेगा। कोर्स की प्राइस मैं बता चुका हूँ, 1100 रुपये रहेगी, जो आज भी रहेगी, और नोटिफिकेशन आ जाएगा तब भी 1100 ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि आज ही ले लो बच्चा, फटाफट ले लो, नहीं तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कौन पहले तैयारी करना चाहता है, कौन नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करना चाहता है, वो आपके ऊपर है। मैं कभी नहीं बोलूँगा ऐसा कि अभी ले लो बाद में प्राइस बढ़ जाएगी। यही रहने वाली, आज भी, कल भी, परसों भी, जब भी लेना। वैलिडिटी 2 साल है। कितनी है वैलिडिटी? रहेगी 2 साल। और उसके बाद भी एग्जाम नहीं होती है तो उसके बाद भी आपको 50% ऑफ में कोर्स वापस दे दूंगा, मतलब 500 रुपये में वापस ये कोर्स दे दूंगा 2 साल बाद भी। ठीक है, तो हमें पहले यहाँ पर समझना है कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। फाइनली 15 सितंबर को कोर्स आ जाएगा, प्रोग्रेसिव कोर्स रहेगा, डे बाय डे वहाँ पर लेक्चर्स ऐड होते जाएंगे। तो 21वां क्वेश्चन है द नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून और केरला, कि जो मानसून आता है वो केरला में कब आता है, किस डेट को आता है। तो हमें पता है कि जो केरला में मानसून आता है, मानसून जो है बच्चा, जो मानसून है वो 2 तरीके का है ना। एक होता है साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ और साउथ वेस्ट मानसून, एक तो ये मानसून होता है। ठीक है, एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जो केरला में आता है बच्चा वो कौन सा आता है? साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो है केरला में आता है, इसकी भी 2 है ब्रांच है। एक आता है अरेबियन सी, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, 2 ब्रांच इसकी है। ठीक है, एक दिल्ली की तरफ जाती है और एक आसाम की तरफ। ठीक है, ये दिल्ली की तरफ मूव करता है और ये आसाम की तरफ मूव करता है। ठीक, पूरा अच्छे से और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में भारत की नक्शा बनाकर पूरा पढ़ाऊंगा इसको। तो यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून जो है लगभग 75 to 80% रेनफॉल इसी से होती है भारत के अंदर, और ये लगभग 15 to 20% जो है रेनफॉल इससे होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से। ठीक है, इसको रिटार्टिंग मानसून कहते हैं, और ये इसको ग्रांड पीरियड ऑफ मानसून कहा जाता है। ठीक है, ग्रांड पीरियड ऑफ मानसून इसको कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी से बारिश होती है। तो ये केरला के अंदर आता है, केरला के अंदर आ जाता है 1 जून को। कब? 1 जून को केरला के जो कोस्टल भाग है, घाट है, वहाँ पर ये दस्तक दे देता है अरब सागर से। ठीक है, अरब सागर से केरला के भाग में 1 जून को आ जाता है। 15 जून के आसपास ये पूरे भारत को कवर कर लेता है। ठीक है, 15 जून के आसपास।
15 सितंबर आते आते 15 सितंबर के बाद ये रिटर्न होना शुरू हो जाता है और 15 अक्टूबर तक ये पूरी तरीके से रिटर्न चला जाता है मानसून। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ गई बातें? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 जून को जो है केरला में मानसून आ जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर है। बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मानसून वर्ड कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये अरेबिक वर्ड है ना, अरेबिक वर्ड है, मौसम से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है सीजन, इसका मतलब होता है सीजन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। 22 क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस, AAS एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस, द AMFU का फुल फॉर्म क्या है? देखो, एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस ये कौन निकालता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कब बना? 1875 1875 में ये बना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, हेड क्वार्टर की अगर बात करें इसकी, एट प्रेजेंट कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन है, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था? पुणे में। ये क्वेश्चन कई बार आता है, लेकिन अगर आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे, है ना, वेबसाइट पर जाएंगे तो इसकी पूरी हिस्ट्री मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? अबाउट में जाओगे तो पूरी हिस्ट्री मिलेगी। तो इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट में कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और नीचे भी आप देखोगे इसके एड्रेस में, तो आपको एड्रेस में यहीं न्यू दिल्ली ही लिखा मिलेगा। तो हेडक्वार्टर दिल्ली में, इस्टेब्लिशमेंट इसका कई जगह पर हुआ है। कलकत्ता में हुआ है, शिमला में हुआ है, मद्रास, चेन्नई वगैरह सब अलग अलग जगह पे होते हुए पुणे में हुआ है। पुणे के बाद हेडक्वार्टर इसका दिल्ली आ गया है। तो इसकी पूरी हिस्ट्री, हालांकि जब मैं पढ़ाऊंगा मेट्रोलॉजी, इसके अंदर इंटर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पूरा पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर पूरी इसकी हिस्ट्री करवाऊंगा कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ, कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ, सारा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इन्होंने पूछा है कि एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस में द AMFU है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स, एग्रोमेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट्स, एग्रोमेट फोरकास्टिंग यूनिट या एग्रोमेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग यूनिट। देखो बच्चा, ये तो हमने समझ लिया कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में बना, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। वेबसाइट पे पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात करें इसका AMFU का फुल फॉर्म। AMFU का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है ये AMFU, इसका फुल फॉर्म होता है एग्रोमेट फील्ड यूनिट। एग्रोमेट फील्ड यूनिट ये कितनी है भारत में बच्चा? मैं आपको बता दूं, ये है 130। कितनी है? 130। और ये एडवाइजरी जो है कब जारी होती है? तो ये जारी होती है हर ट्यूसडे और फ्राइडे। हर ट्यूसडे और फ्राइडे को ये एडवाइजरी जारी होती है। क्लियर है? और एडवाइजरी जारी कैसी होती है? तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो आपका आ जाएगा दूरदर्शन आपका हो गया, इंटरनेट हो गया, इनके थ्रू जो है सारी यहाँ पर आपको ब्रॉडकास्टिंग मिल जाती है। ट्यूसडे और फ्राइडे को एडवाइजरी जारी होती है, एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज। तो यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो AMFU है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एग्रोमेट फील्ड यूनिट है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है बच्चा, इसके अलावा एक चीज़ और होती है, एक चीज़ होती है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, वो क्या है? और भी फुल फॉर्म है। जैसे आपको पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट फील्ड यूनिट। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट फील्ड यूनिट। ये मिलेगा डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट फील्ड यूनिट करके मिलेगा आपको DAMU। हाँ, DAMU, डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट। ये इसका फुल फॉर्म है। डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट मिलेगा आपको। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट मिलेगा। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एक मिलेगा। इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट। ये भी पूछा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट। ये कितनी है भारत में? 199, 199 यूनिट है इसकी। ये है क्या आपका? इसका मतलब है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। इसका फुल फॉर्म ये होता है, क्योंकि फुल फॉर्म ही पूछा गया है तो इससे रिलेटेड और भी सारे फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये एडवाइजरी जो जारी होती है ना बच्चा, ये एडवाइजरी जो जारी होती है तो ये यहाँ पर इतना यूनिट है, ये इतनी है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 700 डिस्ट्रिक्ट के आसपास इसके अंदर जारी होती है। ब्लॉक कितने हैं? तो ब्लॉक लगभग 31 ब्लॉक के अंदर ये एडवाइजरी जारी की जाती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू। एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस जो है यहाँ तक। तो एग्रोमेट फील्ड AFU इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, DMA इसका फुल फॉर्म बता दिया, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा इसका फुल फॉर्म बता दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ यहाँ पर मैंने डिस्कस यहाँ पर कर ली है। ठीक है, नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर है, फुल फॉर्म है नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर। ये कहाँ पर है?
दिल्ली के अंदर, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर है। नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर है जो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की है, जब भी पढ़ेंगे और पूरा इसको समझेंगे, कौन कौन सी इसकी मोबाइल ऐप है, क्या क्या एडवाइजरी सर्विसेज है, कहाँ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, सब। क्योंकि देखो ये कोई REO SEDU वाली एग्ज़ाम नहीं है, ये है AD एग्ज़ाम, है ना। ये जो है लेवल 10 की एग्ज़ाम है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है, तो काफ़ी अंदर से खोद कर पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये समझ लो कि PSC एग्ज़ाम ले रही तो PSC लेवल UPSC लेवल थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम। रिमोट सेंसिंग सिस्टम, रिमोट सेंसिंग का कौन सा जो है इसमें से घटक नहीं है। देखो रिमोट का मतलब होता है, समझना, ये रिमोट सेंसिंग का मतलब समझ लो पहले, तो यहीं से आपका मामला समझ में आ जाएगा। रिमोट का मतलब तो होता है अवे, अवे मतलब दूर। मैं कोर्स के अंदर आपको बच्चा, जिसको भी ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना, कोर्स के अंदर मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। बाइलिंगुअल क्लास लूँगा, ठीक है, बाइलिंगुअल क्लास होगी। बाइलिंगुअल मतलब ऐसे लिखूंगा, अवे और दूर दोनों, ठीक है। सेंस का मतलब होता है सेंसिंग, मतलब क्या करना, उसको डिटेक्ट करना, ठीक है, डिटेक्ट करना या सेंस करना। तो दूर से ही उस चीज़ को क्या करना, डिटेक्ट करना, दूर से ही उस चीज़ को एनालाइज कर लेना, दूर से ही उसका डाटा का प्रोसेसिंग कर लेना, दूर से ही उसकी इक्विसाइजेशन कर लेना, डाटा इक्विसाइजेशन कर लेना, ये कहलाता है रिमोट सेंसिंग। मान लो क्या है, ये सैटेलाइट है, ठीक है, मान लो क्या है, ये एक सैटेलाइट है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, कोई एक प्लांट है। तो क्या करेगा, ये यहाँ पर से अपनी रेडिएशंस के थ्रू क्या करेगा, रेडिएशंस के थ्रू दो तरीका होता है, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग होती है और एक होती है पैसिव, ठीक है, पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, ये खुद की लाइट से काम करेगा। एक्टिव जो रिमोट सेंसिंग है मतलब वो खुद की जो लाइट होती है उससे ये काम करता है, और पैसिव का मतलब होता है जो नेचुरल लाइट उसको मिलेगी उससे ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। तो यहाँ से क्या करता है, रिफ्लेक्शन होता है। जैसे प्लांट से लाइट आएगी, जैसे सन की लाइट आई, सन की लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, ये सन की लाइट आई, ये सन की लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो क्या करेगा, ये यहाँ पर कैप्चर करेगा, दूर से ही क्या करेगा, इसको कैप्चर करेगा, मेजर करेगा कि जैसे सोइल का कलर कैसा है। आपने देखो ना अलग अलग कलर की सोइल्स होती है, तो हमें ये जो नोट्स में या फिर हमें जो वेबसाइट पे कैसे दिखती है, तो रिमोट सेंसिंग के थ्रू ही, जो सैटेलाइट के थ्रू जो है इमेज ली गई हुई है, वो पिक्चर खींची हुई है, ठीक है। जैसे प्लांट है, प्लांट की लीफ में जो चेंजेस दिखाई देते हैं, पत्ती हरी हो गई, पीली हो गई, ये हो गई, अलग अलग तरीके के जो कलर सोइल के हमें दिखते हैं, वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू, एक्टिव और पैसिव दो तरीके की होती है। रिमोट सेंसिंग अपने आप में एक अलग से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से समझेंगे। एग्रीकल्चर में क्या इसका एप्लीकेशंस है, एक्टिव पैसिव क्या होता है, सारा क्या क्या इंस्ट्रूमेंट और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती है, सब कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने बताया इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, डाटा को एनालाइज करना, प्रोसेस करना और इक्विसाइजेशन करना। तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं का आंसर हो जाएगा ये, डाटा माइनिंग इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टार्टेड इशूइंग द फार्मर वेदर बुलेटिन। फार्मर वेदर बुलेटिन कब से इंटर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शुरू किया, मतलब कब से जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है इसने फार्मर से रिलेटेड जो एक बुलेटिन निकाली है, ये कब से निकालना शुरू की। तो बच्चा ये इन्होंने निकालना शुरू की 1945 से, ठीक है, 1945 से ये अभी तक जो है इसको जारी करता है। सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर कंटिजेंसी क्रॉपिंग इन ड्राईलैंड। ड्राईलैंड के अंदर इनमें से कौन सी जो है कंटिजेंसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहले तो समझो कि ये कंटिजेंसी क्रॉपिंग होता क्या है, कंटिजेंसी क्रॉपिंग होता क्या है। कंटिजेंसी क्रॉपिंग या आकस्मिक सस्यन इसको बोला गया है। तो ये होता क्या है, देखो आपने मान लो कोई एक क्रॉप ली जो काफ़ी प्रॉफिटेबल क्रॉप है ना, लेकिन क्या हुआ, मौसम को देखते हुए या मौसम की जो कंडीशन है वो ख़राब है, बारिश नहीं हुई है, आपको क्या करना है, आपका जो सीज़न है वो डिले हो गया है, ठीक है। मान लो ऐसा समझो कि आप यहाँ पर क्या करते हो, अक्सर क्या करते हो, मान लो कि जून जुलाई में क्या करते हो, क्रॉप को ग्रो करोगे, है ना, जून जुलाई में आप क्या करोगे, क्रॉप को ग्रो करेंगे। लेकिन मौसम की जो दशा है, जो हमारा मानसून है वो डिले हो गया, ठीक है, मानसून क्या हो गया, डिले हो गया। अब मानसून डिले हो गया तो आप जो क्रॉप लेना चाहते थे हाईली प्रॉफिटेबल क्रॉप, वो ना लेकर, क्यों, क्योंकि मौसम मान लो आपका कब आया, अगस्त में, ठीक है, अगस्त में आया, ठीक। तो आप यहाँ पर वो क्रॉप हाईली प्रॉफिटेबल क्रॉप ना लेकर उस मौसम के अकॉर्डिंग एक सूटेबल क्रॉप यहाँ पर ग्रो करोगे, ठीक है, एक सूटेबल क्रॉप आप यहाँ पर लोगे जो उस इन्वायरमेंट में या उस ड्राई कंडीशन में इजीली हो सकती है। ये लोकेशन स्पेसिफिक होती है, अभी से बता दूं, ये जो कंटिजेंसी क्रॉपिंग होती है ये लोकेशन स्पेसिफिक होती है। क्योंकि लोकेशन स्पेसिफिक क्यों बोला मैंने, इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पर मौसम की दशाओं के अनुसार आपको फसल को लेना पड़ेगा।
यही कंटिजेंसी क्रॉपिंग है। आकस्मिक सेशन का मतलब ही यही है कि मान लो मौसम की दशा खराब है या जो आपका वेदर है वो ठीक नहीं है या वेदर आपका डिले हो गया है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर वहाँ पर जो सूटेबल क्रॉप है वो आपको लेना पड़ेगा, और उसी को हम बोलते हैं कंटिजेंसी क्रॉपिंग। तो उन्होंने बोला क्या, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल वेराइटी, हाँ हम ये करेंगे कंटिजेंसी क्रॉपिंग में, तो यही तो करना है हमें, क्या करना है, सूटेबल वेराइटी को सिलेक्ट करना है। पर यहाँ क्या बोला है कि क्या नहीं करना है, नहीं ऑप्शन है, पर ये तो करते हैं। फिर वीड आर अलाउड टू ग्रो अनकंट्रोल्ड, अब ये तो आंसर ही यहाँ पर साथ में सिलेक्ट हो गया। ये क्या बोला, खरपतवारों को अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया जाए, खरपतवारों को बढ़ने थोड़ी ना देना है, खरपतवार बढ़ेंगे तो क्रॉप नहीं होगी, तो ये नहीं करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। बाकी आप वो देख सकते हो कैसे फसलों को पेडी ले सकते हैं, अगर हमारे पास मौसम अच्छा नहीं है, तो अगर हमारे पास पानी नहीं है तो मृटुन ले सकते हैं, फिर उचित अंतराल को अपना सकते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग हम ले सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन है, हम वीट को बढ़ने नहीं दे सकते। वैसे भी आप इसको पढ़ते 4 ऑप्शन को समझ में आ रहा है, वीट को थोड़ी ना बढ़ाने देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज एन अप्रोप्रिएट मेजर टू मैनेज द फ्लड, फ्लड को मैनेज करने के लिए, ठीक है, बाढ़ को प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इसमें से क्या है जो बाढ़ को बढ़ावा देती है ना। तो देखो, जल मार्गों को अवसाद से बचाना मतलब अवॉइड द सिल्टिंग ऑफ वाटर कोर्सेस, तो ये तो सही है, ये तो करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। फिर इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ चैनल कैरी एक्सेस वाटर, भाई जो चैनल है उसको बढ़ा दो ताकि क्या करे, वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कैरी कर पाए, फ्लड जैसी कंडीशन ना बने, ये भी सही है। कंजर्व वाटर इन द सोइल वेयर इज फॉल, मतलब उसी मृदा में जल का संरक्षण करें जहाँ यह बरसता है, तो जहाँ पर बारिश हो रही है वहीं पर इसका क्या करें, मैनेज कर ले, या वाटर सेट टाइप का सिस्टम बना दे ताकि वो पानी वहीं पर कंजर्व हो जाए, बहकर ना जाए, बाढ़ ना बने, तो ये भी सही है। उन्होंने बोला कि कौन सा उपयुक्त प्रबंधन का, फ्लड को, बाढ़ को प्रबंधित करने का या उसको मैनेज करने का सबसे बढ़िया उपयुक्त तरीका नहीं है, तो वो है वो वन की कटाई। भैया आप वन को काट दोगे, है ना, वृक्षों को काट दोगे, तो भैया वहाँ पर फ्लडिंग बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। ये फ्लड को बढ़ावा देता है, वनों को काटना इरोजन को बढ़ावा देता है, फ्लड को बढ़ावा देता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, वनों की कटाई। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट, विभिन्न प्रकार की जलवायु के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा सा, ये आपको अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा हो और अगर आपको टेम्परेचर पता है इनका, कि जो एवरेज टेम्परेचर इनका क्या रहता है, कौन से सीजन में या कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में टेम्परेचर क्या रहता है, अगर ये आपको पता है तो इजीली आंसर लगा सकते हो। जैसे यहाँ बोला है कि द टेम्परेट क्लाइमेट हैज़ लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, सीधी सी बात है, आप इसका एवरेज टेम्परेचर देखेंगे टेम्परेट कंडीशन में, शीतोष्ण जलवायु में या टेम्परेट में, यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री से कम आसपास होता है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है टेम्परेट क्लाइमेट में। हाँ, जहाँ पर जम्मू कश्मीर वाला एरिया, जहाँ पर एप्पल वगैरह होते हैं, तो जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो लगभग 10 डिग्री के से भी 10 डिग्री नहीं, 18 डिग्री के आसपास आप बोल सकते हो, लगभग 18 डिग्री के आसपास आपको इसका एवरेज टेम्परेचर मिल जाएगा, 17-18 डिग्री, ठीक है। पोलर रीजन है, यहाँ पर और भी कम होता है, और भी कम मतलब यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलेगा आपको पोलर रीजन में। पोलर रीजन में कम टेम्परेचर का कारण क्या है कि यहाँ पर उत्तरी जो ध्रुव है ना, जो उत्तरी ध्रुव है आर्कटिक, और जो साउथ जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिक है। यहाँ पर जो है ना सूर्य की रोशनी सीधे नहीं आती है, ठीक है, सीधे नहीं आती, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो छाया बनी हुई रहती है, 6 महीने तक सूर्य दिखता ही नहीं है। तो जब सूर्य की रोशनी सीधे नहीं आ रही तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर टेम्परेचर कम ही रहता है। तो पोलर रीजन में क्लाइमेट और भी कम रहता है, मतलब जो टेम्परेचर है और भी कम रहता है, और इससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेट में ट्रॉपिकल में जाओगे तो ट्रॉपिकल में आपको टेम्परेचर लगभग मिलेगा आपको 18 से 24 डिग्री, मतलब 24 डिग्री के आसपास आप बोल सकते हो, ठीक है, 24 से 28 डिग्री के आसपास, 24 से 28 डिग्री के आसपास आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। और जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पर और भी ज़्यादा होता है, 28 से लगभग 32 डिग्री के आसपास यहाँ पर आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो रीजन है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर यह क्या बोला गया है कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हैज़ यूनिफॉर्म टेम्परेचर, जो कि यूनिफॉर्म नहीं रहता है पूरे साल, यही आंसर है कि यूनिफॉर्म नहीं रहता है। यहाँ बोला हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर तो रहता है, टेम्परेचर एक बार और चेक कर लेना, हो सकता है मैंने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया हो, है ना, तो यहाँ पर देख लेना। तो ये यहाँ पर जो है ना सब ट्रॉपिकल में कभी भी टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं होता है, यहाँ पर फ्लक्चुएट होता रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होता है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है ट्रॉपिकल में, ये भी ठीक है, यहाँ पर पोलर में सबसे कम होता है, टेम्परेट में भी कम होता है, तो आंसर हो जाएगा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। फिर बोला है ग्रोइंग ऑफ सुटेबल क्रॉप इन प्लेस ऑफ नॉर्मली सोन हाईली प्रॉफिटेबल
क्रॉप ऑफ द रीजन ड्यू टू अकरेंस ऑफ एबरेंट वेदर कंडीशन इज नोन एज। वही यहाँ पर अभी जो मैंने पढ़ाया वही आ गया। मौसम की खराब स्थिति के कारण किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से बोई जाने वाली अधिक लाभकारी फसल के स्थान पर सुटेबल क्रॉप को लगाए जाना क्या कहलाता है? कंटिजेंसी क्रॉपिंग। अभी पीछे हमने पढ़ा, ठीक है। आसंग या आकस्मिक सस्यनिज को बोलते हैं, ठीक है। फिर वाटर लॉस बाय प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन डज नॉट हैपन फ्रॉम। पौधों में वाष्पोर्जन की प्रक्रिया द्वारा पानी का हानि इससे नहीं होता, भाई क्यूटिकल से होता है। 3 प्रकार से पानी की हानि होती है, क्यूटिकल से, स्टोमेटा से और लेंटिसल से। स्टोमेटा से लगभग 80 से 90% तक होता है ना। 3 से 9% के आसपास यहाँ पर क्यूटिकल से, 1% के आसपास आपको लेंटिसल से मिल जाएगा। किससे नहीं होता? तो गार्ड सेल से नहीं होता। यही आपका आंसर है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ विंड ऑन द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ पर हवा का जो है सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, ये पूछा है कि जो पादप वृद्धि है उस पर हवा का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। तो बच्चा इसका जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका इंटेक बढ़ जाता है। प्लांट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ली जाती है। अगर हवा अगर चल रही है तो प्लांट अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा लेना शुरू कर देता है। ये मेन है। आप बोलो वाष्पोर्जन बढ़ जाता है, ठीक है बढ़ जाता है, लेकिन मेन रीज़न यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो भोजन ज़्यादा बनेगा, ठीक है। भोजन ज़्यादा बनेगा तो फिर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। इसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे देख लो कि इफेक्ट ऑफ विंड ऑन क्रॉप प्रोटेक्शन। हवा का क्रॉप प्रोटेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले लिखा है विंड इंक्रीज द, है ना, टर्बुलेंस इन एटमॉस्फेयर, दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई को बढ़ा देते हैं प्लांट के अंदर, जिससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। ये पूछा। और भी लिखा है हार्मोन्स का बैलेंस वो चेंज हो जाता है, इससे हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाता है। अल्टर मतलब चेंज होना। विंड इंक्रीज द इथिलीन प्रोडक्शन, मतलब बार्ले और राइस के अंदर इथिलीन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे वो जल्दी पक जाते हैं। विंड डिक्रीज द जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड को कम कर देते हैं। कंटेंट ऑफ रूट और सूट, राइस के अंदर रूट और सूट के अंदर जो जिब्रेलिन कंटेंट है उसको हवा कम कर देती है। नाइट्रोजन कंसंट्रेशन बोथ बार्ले एंड राइस इंक्रीज, इसके अंदर नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन विंड। जैसे जैसे विंड की स्पीड और बढ़ती है, नाइट्रोजन कंटेंट भी बार्ले और राइस के अंदर बढ़ जाता है। तो आंसर यहाँ से आपको मिल गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है विंड के, उससे विंड का जो पॉजिटिव इंपैक्ट ये पड़ता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि इंक्रीज द इंटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट। प्लांट के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टडी ऑफ सोइल इन रिलेशन टू ग्रोथ, न्यूट्रिएंट एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। सीधी सी बात है, इन्होंने यही बोल दिया कि प्लांट के संबंध में मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। प्लांट के संबंध में मृदा का अध्ययन इडोपोलॉजी कहलाता है। और ये किससे संबंधी है? ये पेडोलॉजी जो है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन एंड ओरिजिन ऑफ सॉइल। सॉइल की उत्पत्ति, उसका वर्गीकरण और उसके विवरण का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी के अंदर आता है। और सॉइल प्लांट के संबंध में अगर सॉइल के अध्ययन कर रहे हैं तो इडोपोलॉजी के अंदर आता है। जियोलॉजी में अर्थ का है, मिनरोलॉजी में खनिज का संबंध है। आंसर क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आयरन मैग्नीशियम मिनरल्स। देखो क्वेश्चन ईजी है बट थोड़ा सा घुमा गया है। तो इनमें से कौन सा जो है मैग्नीशियम, आयरन मैग्नीशियम मिनरल नहीं है? तो ओलिवाइन में मैग्नीशियम आता है, पायरोक्सिन में मैग्नीशियम आता है, बायोटाइट में आता है, मस्कोवाइट में नहीं आएगा। समझो मस्कोवाइट क्या होता है? ये पोटास माइका है। क्या है ये? पोटास माइका है। तो इसमें क्या है? पोटेशियम है, ना कि मैग्नीशियम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मस्कोवाइट। बाकी सब में क्या मिलेगा आपको? आयरन मैग्नीशियम मिलेगा। ये देखो बायोटाइट माइका, ठीक है, सीट एम्फीबोल आ जाएगा, डबल चेन वाला, हार्नब्लेडे आ जाएगा, पायरोक्सिन आ जाएगा आपका। ये सारे क्या होता है? इनके आयरन और मैग्नीशियम इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मस्कोवाइट। मस्कोवाइट जो होता है वो पोटास माइका होता है, उसके अंदर पोटास आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। फिर खेरा डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इसका आपका आ जाएगा YLNN 1966 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। खेरा रोग किसकी कमी से होता है? ये जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। किसने खोजा? YLNN ने खोजा 1966 के अंदर। क्लियर है? किसका रोग है ये? राइस का रोग है। जिंक की कमी से होता है, किसका रोग है ये? राइस का। धान के खेत में ज़्यादा ये देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पर 25 kg जिंक सल्फेट देने की बात की जाती है। सोइल डेवलप्ड फ्रॉम वोल्केनिक मटेरियल्स एंड एमॉर्फस क्ले, ठीक। जो वोल्केन है, ज्वालामुखी वाला जो मटेरियल है वो, और एमॉर्फस मतलब कि आकारी, जिसका कोई आकार नहीं होता, अनाकार क्ले, उससे जो सोइल ऑर्डर बना है, डेवलप हुआ है, उसका नाम क्या है, ठीक है। जैसे जेली सेल्स सोइल्स की बात करें तो ये इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती, नॉट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर फाउंड नहीं है ये। ऑक्सीसॉल की बात करें तो ये क्या होती है?
सेक्सियो ऑक्साइड रिच सॉइल है। सेक्साइड रिच सॉइल मतलब इसको हम लेटराइट सॉइल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेटराइट सॉइल बोल सकते हैं ऑक्सी सॉइल्स को। मतलब क्या है? सेक्सियो ऑक्साइड रिच सॉइल का मतलब होता है यहाँ पे एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड ज़्यादा पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसको हम सेक्सियो ऑक्साइड सॉइल बोलते हैं या लेटराइट सॉइल बोलते हैं, किसको? ऑक्सी सॉइल को। ठीक है। एंडी सॉइल, ये जो डेफिनेशन है किसकी? एंडी सॉइल की है। आंसर क्या है? एंडी सॉइल। ठीक, ये भी इंडिया की नहीं पाई जाती। हिस्टो सॉइल क्या होती है? ये ऑर्गेनिक सॉइल बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल, क्योंकि इसके अंदर मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, इसको हिस्टो सॉइल बोलते हैं। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? एंडी सॉइल, जो क्या होती है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स और एमॉर्फस क्ले से बनती है। Which of the following the relation between gross erosion, sediment yield and sediment delivery ratio of an area? अब ये देखो, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है और काफ़ी डीप क्वेश्चन है। ये आप जनरली कुछ भी बुक पढ़ लो, कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये मुझे पता है। ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ती है, थोड़ा सा देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है कि कहाँ से मिलेगा। अब ये जो पार्ट है ना, कहाँ? ये पार्ट है इरोजन वाला। ठीक है। और ये इरोजन वाला पार्ट कहाँ आता है? सोइल के अंदर आता है, प्लस इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो अब ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी डिटेल में, सोइल के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर, दोनों के अंदर आपको सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन अच्छे से देखना पड़ेगा, वहाँ पर ही सारी चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि जो ग्रॉस इरोजन है, सेडिमेंट इल्ट है और जो SDR है, इनके बीच में आपस में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। तो मैं संबंध बता देता हूँ आपको। तो जो पहले तो संबंध लिख लो कि ग्रास इरोजन जो होता है, ग्रास इरोजन ये क्या होता है। ठीक है। और सेडिमेंट इल्ट क्या होता है? सेडिमेंटेड इल्ड है ना। सेडिमेंट इल्ड क्या होता है और प्लस SDR क्या होता है, इन तीनों को समझना। ग्रास इरोजन मतलब कि ऑल इरोजन। ऑल इरोजन मतलब कि चाहे वो सीड से हो, चाहे वो रील इरोजन हो, चाहे वो गली इरोजन हो, चाहे वो रोड इरोजन हो, चाहे वो सरफेस हो, चाहे वो जो भी इरोजन हो, सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। जो भी इरोजन, सारे इरोजन टोटल कर दो उसको, तो ग्रास इरोजन है। सेडिमेंट इरोजन का मतलब क्या हो गया कि सेडिमेंट इरोजन का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर इस ग्रास इरोजन की मात्रा कितनी है। ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ ग्रास इरोजन या अमाउंट ऑफ इरोजन बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ इरोजन इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। इन ए पर्टिकुलर एरिया पर कितने अमाउंट में जो इरोजन हुआ है उसको सेडिमेंट इल्ड बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कि एक एरिया है ना, यहाँ से मान लो क्या है, इरोजन हो रहा है और इस जगह पर आकर वो डिलीवर्ड हुआ, तो क्या हुआ? सेडिमेंट हुआ, मतलब यहाँ पर आकर बैठ गया। तो कितना मात्रा में ये यहाँ पर आकर बैठा है, यहाँ से इरोजन हुआ, यहाँ आकर ये सेडिमेंट हो गया, यहाँ पर आकर जमा हो गया, तो कितना जमा हुआ उसको बोलते हैं सेडिमेंट इल्ड। और SDR का मतलब समझ लो, SDR का सीधा मतलब है यहाँ पर SDR सेडिमेंट जो है आपका डिलीवरी रेशियो, ये होता है आपका सेडिमेंट इल्ड अपॉन में ग्रॉस इरोजन होता है। ठीक है। अब ये है, तीनों चीज़ मैंने समझा दी। अब यहीं से देख लो कौन सा फार्मूला यहाँ पर बैठ रहा है। पहला वाला इरोजन सेडिमेंट इनटू SDR नहीं बनेगा। अगर मैं इस ग्रास इरोजन को इधर ले जाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रास इरोजन को इधर लाया, यहाँ हो गया सेडिमेंट इल्ड। ठीक है। सेडिमेंट इल्ड हो गया और अपॉन में आ जाएगा SDR। अब देखो ऐसा कुछ फार्मूला है। सेकेंड वाला देखो, ग्रास इरोजन सेडिमेंट इल्ड बटे में SDR, सेकेंड वाला आंसर आपका बन जाएगा, यही रिलेशन इनके बीच में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हमें समझनी पड़ेगी, हालांकि मैंने यहाँ पे डिटेल मेंशन की है और ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। ग्रास इरोजन लिखा हुआ है, सारा इरोजन आ जाएगा इसमें, सीट वेग लैंडस्लाइड सारा। सेडिमेंट इल्ड क्वांटिटी ऑफ ग्रॉस इरोजन डेट डिलीवर टू द स्पेसिफिक पर्टिकुलर लोकेशन पे जितना भी इरोजन डिलीवर हुआ है उसको हम सेडिमेंट इल्ड बोलते हैं। और ये क्या हो गया, दोनों का रेशियो। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सारा सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल पे बेस्ड है। हमें पता है सेलाइन सॉइल का जो pH इन्होंने क्या बोला है, मोर देन 8.5, जबकि सेलाइन सॉइल का जो pH होता है बच्चा, वो लेस देन 8.5 होता है। pH क्या होता है? लेस देन 8.5 होता है, यही इसका आंसर है। ठीक है। ये हम सॉइल साइंस में अक्सर इस पार्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है सेलाइन एल्कलाइन और सेलाइन एल्कलाइन सॉइल। ठीक है। तो सेलाइन सॉइल का pH हमेशा इतना, इससे कम होता है, EC 4 से ज़्यादा होता है, ESP 15 से कम होता है। एल्कलाइन सॉइल में ये ज़्यादा होता है, EC कम होता है और ESP ज़्यादा होता है। ये हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग मोस्टली प्रैक्टिस इन एरिया वेयर एवरेज रेनफॉल, मतलब जो अंत पंक्ति जल संग्रह उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है।
तो पहले तो बात करते हैं, यहाँ पर बात हो रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। किसकी बात हो रही है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। अब मैं पहले आरईओ के टाइम पे भी पढ़ाया हूँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग दो तरीके से आपको मिलेगा। एक मिलता आपको सरफेस मेथड, है ना, सरफेस पे से हाइट कर सकते हो, और एक मिलता आपको रूफ टॉप मेथड, छत से। तमिलनाडु ने इसके लिए कंपलसरी कर दिया, ये भी मैंने बताया था और क्वेश्चन आया भी था वो। तो सरफेस मेथड और दो। अब सरफेस मेथड में जाओगे तो आपको एक मिलेगा इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक। एक मिलेगा आपको इंटर प्लॉट वाटर हार्वेस्टिंग, और एक आपको मिलेगा वाटर हार्वेस्टिंग थ्रो या वाटर हार्वेस्टिंग बाय पॉन्ड्स या रिजर्वियर। तालाब से या जो आपका झरना है, झील है, वहाँ से आप वाटर हार्वेस्ट करो, या फिर आप इंटर प्लॉट से हार्वेस्ट करो, या रो से हार्वेस्ट करो। तो यहाँ पर पूछा है कि इंटर रो अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर कितनी रेनफॉल होनी चाहिए। इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग आप करना चाह रहे हो तो वहाँ पर अब कितना रेनफॉल होनी चाहिए। तो जो इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग है, इसके लिए कम से कम 750 mm से कम रेनफॉल अगर किसी एरिया में है तो वहाँ पर आप इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। कितनी? 750 mm से कम। अब 750 mm से कम, देखो ऑप्शन कौन सा जा रहा है? पहला ही ऑप्शन जा रहा है जहाँ पर 750 mm से कम दिख रही थी। इतनी अगर रेनफॉल है तो वहाँ पर आप इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, मैंने सारा लिखा हुआ है। इंटर वाटर हार्वेस्टिंग, इंटर प्लॉट, या माइक्रो ओवर और फार्म पॉन्ड से वाटर हार्वेस्टिंग सारा लिखा हुआ है। कितना क्या है ये लिखा हुआ है, 750 mm से कम है तो वहाँ पर अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन 400 450 mm दिया हुआ था, तो वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन वाटर स्टोर इन रूट जोन ऑफ प्लांट एंड वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड इज कॉल्ड। मतलब कि जो प्लांट है आपका, प्लांट की रूट में जो पानी आपका स्टोर हो रहा है, ठीक है, रूट के अंदर, यहाँ पर रूट के अंदर जो पानी स्टोर हो रहा है, और वाटर डिलीवर, यहाँ से मान लो कोई सोर्स है तो फील्ड के अंदर, ये आपकी मान लो फील्ड है, ठीक है, फील्ड के अंदर वाटर जो जितना डिलीवर हो रहा है, आप रूट के अंदर कितना स्टोर हो रहा है, फील्ड में आप कितना दे रहे हो, इसका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? तो वो वाटर एप्लीकेशन रेशियो कहलाता है। कि भाई आपने सोर्स से यहाँ पर पानी दिया, ठीक है, मान लो ये आपकी फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर है प्लांट, ठीक है, ये आप यहाँ से क्या दे रहे हो? पानी दे रहे हो, ठीक है, ये यहाँ सोर्स से ये पानी आ रहा, यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट में कितना स्टोर हुआ, आपने फील्ड के अंदर कितना पानी दिया, इसका जो रेशियो होगा वो वाटर एप्लीकेशन रेशियो कहलाता है। उसकी डेफिनेशन डायरेक्ट दी हुई है। इसके अलावा वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होता है, वाटर कन्वे एफिशिएंसी क्या होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या होता है, सारा हम पढ़ेंगे और सारा मैंने दिया भी यहाँ पर क्या होता है। क्लियर है? चलिए, इन इंडिया परमिसेबल लॉस फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड एट 2% स्लोप। तो ये इसका आंसर जो है एमपीपीएससी ने कितना दिया है, आंसर दिया है ये कितना, 7.5 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। लेकिन मुझे ऐसा कहीं मिला नहीं कि इन इंडिया परमिसेबल सोइल लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड 2% स्लोप पर, है ना। मैं फिर भी इसको और सर्च करूंगा और भी रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक देखूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना कि इंडिया के अंदर परमिसेबल सोइल ऑन एग्रीकल्चर लैंड से कितना होता है, तो 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर होता है, ये होता है। ये सारा आपको अलग अलग बुक में मिल जाएगा, 11.5 भी मिल जाएगा। अभी रिसेंट जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर 11.5 भी दिया हुआ है। लेकिन इसने एमपीपीएससी ने आंसर 7.5 लिया है, तो कहीं उसका शायद 2% का रोल हो सकता है। लेकिन मुझे अभी इसका कहीं ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला है कि 7.5 होना चाहिए। तो इस पे मैं अभी क्वेश्चन मार्क ही लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका आंसर ये भी हो सकता है, और ये एमपीपीएससी ने लिया है आंसर ये। तो आपके पास अगर कोई सोर्स हो, आपको मिला हो, तो मुझे कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि कहाँ पर दिया हुआ है। बाकी मैंने इसको काफ़ी ढूंढा, काफ़ी सर्च किया कि ऐसा कहीं है, और हो सकता है कि ये गलत भी हो। एमपीपीएससी जरूरी नहीं कि सारे आंसर सही हो, गलत भी हो सकता है। करेक्ट आंसर 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर है। फिर भी मैं इसको क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। मैं और भी टेक्स्ट बुक्स या हैंडबुक वगैरह देखूंगा, अगर मुझे मिलता है तो ठीक, अदरवाइज ये 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर वाला सही माना जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड अवेलेबल मॉइस्चर। क्या बोलेंगे? देखो, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है अवेलेबल वाटर। ठीक है, इसको बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक, ये 0.33 पे होता है, ये 15 एटमॉस्फेयर पे होता है। इन दोनों के बीच का जो वाटर होता है उसको हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको पता है। फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में जो वाटर होता है उसको हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है कि फील्ड कैपेसिटी और अवेलेबल वाटर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो समझना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है बच्चा, फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि आपने इरिगेशन दिया, 24 से 48 घंटे के बाद जितना पानी फील्ड के अंदर बच जाता है उसको हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है,
और अवेलेबल वाटर का मतलब है कि रूट में, है ना, प्लांट की रूट की जो डेप्थ है वहाँ पर कितना पानी, टोटल वाटर सप्लाई कितना हुआ है वो, ठीक। फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए जितना ज़रूरी होता है उसको बोलते हैं हम नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। मतलब ये जो आपको डेफिनेशन दिख रही है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन है, ठीक है। मैं लेकर भी आया इसको, आप देख सकते हो। द नेट इरिगेशन रिक्वायर्ड टू टोटल अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर, क्या होता है कि जो टोटल इरिगेशन वाटर की जो मात्रा है वो रिक्वायर्ड होती है सोइल मॉइस्चर कंटेंट, रूट जोन, डेप्थ ऑफ द क्रॉप, क्रॉप की जो डेप्थ है, गहराई है, वहाँ से फील्ड कैपेसिटी तक लाने में। और फील्ड कैपेसिटी मतलब क्या होता है? फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपने इरिगेशन दिया 24 से 48 घंटे या 2 से 3 दिन बाद कितना पानी उसके अंदर बचा रहता है। तो वहाँ तक लाने के लिए जितने इरिगेशन वाटर की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रोस क्या होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ, जितना लॉस हुआ, इवापोरेशन हुआ, जितना भी हुआ सब यहाँ पर जोड़ दो तो वो ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो बच्चा लोग ये थे 20 क्वेश्चन आगे के, तो लगभग हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला जो पार्ट होगा उसमें आगे के 20 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि सारी चीज़ें क्लियर करते चलूँ, और कोर्स 15 सितंबर से फाइनली शुरू कर देंगे। ये आप अब डिले नहीं करेंगे क्योंकि 15 सितंबर तक आपको ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। प्लस 15 सितंबर के दिन मैं एक सेशन लेकर आऊँगा जिसके अंदर आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी, सिलेबस, प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि आउट ऑफ दी सिलेबस हमें क्या चीज़ करनी पड़ेगी और कितना हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और कम से कम 6 महीने का ये कोर्स है, 6 से 8 महीने मुझे लगेंगे इस कोर्स को डेप्थ से पढ़ाने के लिए, है ना। ऐसे हवाई में बात नहीं करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बोल दूँ 6-8 महीने, साल भर से पहले कोई वैकेंसी इसकी जो है भर्ती होने वाली नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, 2 साल की वैलिडिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी का भरोसा नहीं, मैं ऐसा नहीं करता 1 साल की वैकेंसी दे दी और फिर मान लो वैकेंसी आई नहीं, क्योंकि कोई पता नहीं अभी नहीं आएगी। इसलिए 2 साल की वैकेंसी है, 1100 रुपये फ़ीस है। और अगर उसके बाद भी नहीं आती है, 2 साल के बाद भी ये कोर्स आपको दूंगा, सिर्फ 1100 की जगह 500 रुपये में दे दूंगा 2 साल के बाद, और हो सकता तो फ्री में भी दे सकता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो आगे और चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सब डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है और लग रहा है कि नहीं सर क्वेश्चंस काफ़ी डीप में से भी आप पढ़ा रहे हो, खोद के निकाल रहे हो, तो आप और कोर्स में और बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।